बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप सबको चांद रात मुबारक। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो लोग ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। वैसे पिछले 1 घंटे से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगरिब की नमाज के वक्त से लेकर अब तक हम लगातार यहाँ पर लाहौर में चाँद देख रहे हैं और वो दिखाई दे रहा है। उसकी एक वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी अंधेरा हो गया, मस्जिद में चले गए, मस्जिद में जो एतकाफ़ पे लोग बैठे हुए थे उनको भी उठा दिया, वापस आए तब भी चाँद दिखाई दे रहा था। रोज़ा खोलने के वक्त चाँद दिखाई दे रहा था। फिर जब एतकाफ़ के ऊपर बैठे हुए दोस्तों को उठाया मस्जिद से जाकर, वहाँ से बाहर निकले, फिर मैंने देखा फिर चाँद नज़र आ रहा था। तो ऐसा कभी किसी चाँद रात पे हुआ नहीं। अल्लाह ताला हम सब की इबादत और हम सब के रोज़े कबूल फरमाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो आप सबको बहुत बहुत चाँद रात मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आप आ जाएँ, ईद मुबारक मैं आपको कह रहा हूँ तो एक चीज़ आप सारे याद रखिएगा कि शहीद अरशद शरीफ के घर पे भी ईद है और हमने एक आदमी खो दिया है। उन तमाम शोहदा को भी याद रखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन अरशद शरीफ ने ये लड़ाई पाकिस्तान के लिए लड़ी है। वो निहत्ता और तन्हा लड़ता रहा, उसने तकालीफ और मुसीबतें बर्दाश्त की। अरशद शरीफ की जगह हम में से कोई और भी हो सकता था, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद उनके बच्चों की ये पहली ईद है। उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हर लम्हा उनके लिए दुआ कीजिएगा और ये दुआ मांगे कि जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग की है, अल्लाह ताला उनको जो है, अब मैं बदवा देना नहीं चाह रहा इतनी बड़ी रात को, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, लेकिन उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और उन लोगों को अल्लाह ताला इस बात की सज़ा ज़रूर दे जो उन्होंने एक पाकिस्तान के बेटे के साथ किया है। अब हम भी हो सकते थे, हम में से कोई और भी निशाना बन सकता था, लेकिन क्या उस वक्त अरशद शरीफ खामोश रहते? कभी खामोश नहीं रहते। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि वो कितनी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाते थे जब कोई जुल्म होता था। तो आप सबको उनके लिए आवाज़ उठाते रहना है, उनकी फैमिली की ढारस बंधाना है, उनका हौसला बनना है। शहीद अरशद शरीफ तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए आप सब आवाज़ उठाते रहेंगे और जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उस मकसद के साथ अब सब लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सब ये आपस में वादा कीजिए। अब आ जाए कि एक बहुत बड़ा खेल है जो बेनकाब हो गया है और मैं पूरी तफसीलात आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो चंद वीलॉग्स हैं उनमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअली खेल किस सिमत जा रहा है और किस सिमत जाएगा। तो नादरीन, रूटीन की खबरों के अंदर एक बड़ी खबर यह है कि एक ट्रैप बिछाया गया था, एक जाल बिछाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। ये क्यों सारी चीज़ें एकदम तब्दील होना शुरू हो गई, और मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से आपको बता रहा हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। इसमें बहुत सारे आइनी माहिरीन की राय भी शामिल होती है और कॉमन सेंस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला देने के बाद उससे पीछे हट नहीं सकती और रास्ता कोई और नहीं है। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी शख्सियत को जो लोग जानते हैं उन्हें भी इस बात का आइडिया है कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए पीछे हटना, जब तक कि कोई बहुत ही नागुज़ीर वजूहात ना हो जाएं उनके पीछे हटने के लिए। भारत अभी भी कह कुछ नहीं सकते आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बांध लिया सबको। और जो एक साजिश की गई थी, एक चाल चली गई थी, एक जाल बिछाया गया था गुज़िश्ता रोज़, उसकी पूरी कहानी अब बाहर आ गई है। वह ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क़यादतों ने अपनी सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनको भिजवाया था अदालत में। सराजुल हक सब खुद आ गए थे, बाकी सबकी जो लीडरशिप है वो आ गई थी। यानी यहाँ से शाह महमूद कुरैशी आ गए, वहाँ पे अयाज सादिक थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे और शेख रशीद थे। फिर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो कमरुज़्ज़मान कायरा कर रहे थे, MQM की नुमाइंदगी भी हो रही थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी भी हो रही थी। तो हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे अदालत के अंदर, और उन सब ने बड़ी चिकनी चबरी बातें की। उन सब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये रास्ता दिखाया, बहुत मेहरबानी, हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो है वो शुक्रगुज़ार हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ता दिखा रही है कि हम लोग किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात हल होते हैं, हम किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते, हमारी कोई ऐसी लड़ाई आपस में है भी नहीं, ये तो मीडिया पे कुछ और दिखाई देता है, एक्चुअली तो इतने बुरे हालात नहीं हैं। तो अदालत को हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं
और अब हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इसके बदले में जो अदालत से मांगा गया वो चैम्बर में भी मांगा गया और बाहर भी मांगा गया कि अदालत अपना जो फैसला है 14 मई वाला उसको मुअत्तल कर दे। यानी प्लान ये था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जफियाँ डाली जाके अदालत में, उनके साथ बगलगीर हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी रखते हुए अदालत को राज़ी करके कुछ भी करके जो 14 मई के इंतखाबात वाला फ़ैसला है उसको मुअत्तल करवाना था। अगर 14 मई वाला फ़ैसला मुअत्तल हो जाता तो फिर क्या करते, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करते, फिर मुज़ाकरात को कभी नाकाम करते कभी कामयाब करते, और जब अदालत बाद में पूछती कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे तो वो ये कहते कि जनाब ये सियासी जमातों के मुज़ाकरात हैं, ये 1+1 2 नहीं है या 2+2 4 नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा, हम कुछ कह नहीं सकते कि हम कब तक कामयाब हो जाएंगे। तो अदालत हमें सियासत ना सिखाए, हम सियासतदान हैं, सियासतदानों को अदालत सियासत ना सिखाए, वो हमारी सियासत से बाहर रहे। इस किस्म के ताने अदालत को मिलने थे और अदालत के ऊपर एक और अटैक किया जाना था। सिर्फ ज़रूरी ये था कि किसी भी तरीके से अदालत अपना फ़ैसला मुअत्तल कर दे और यही कोशिश की गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने आगाह कर दिया, जी कश्मीर के मसले के ऊपर तो मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के 74 साल से हो रहे हैं, पूरी दुनिया उस पर लगी हुई है, फ़लस्तीन का मसला आज तक हल नहीं हो सका, तो मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और कब तक होंगे इसका कोई पता नहीं होता। लेकिन कानून और आइन जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस नुक्ते को पॉइंट आउट किया, तो अदालत ने अपना 14 मई का फ़ैसला, जो इलेक्शन करवाना है 14 मई को, वो वापस लेने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही अदालत का फ़ैसला आता है और जैसे ही तहरीरी हुक्मनामा निकलता है, उससे पहले ही उनको पता चल जाता है हुकूमत को कि अदालत ने हमारी बात नहीं मानी और अदालत ने फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया, बल्कि अदालत ने कहा है कि आप अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं मुज़ाकरात में तो पहुंच जाएं, मर्ज़ी है आपकी, और अगर आप नहीं पहुंचते तो ये आईने पाकिस्तान है, उसके मुताबिक ये फ़ैसला है, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना है, और अब आपने सबने तस्लीम कर लिया है कि ये 2-3 की अक्सरियत का फ़ैसला है, लिहाजा आइए और आकर इंतखाबात का हिस्सा बनिए, अदरवाइज़ आप सारे आपस में कंसेंसस करें और दोबारा आ जाएं और आकर हमें बताएं कि किस तारीख को इलेक्शन करवाना है। तो इस तरह अदालत ने उस चाल से, वो जो जाल एक बिछाया गया था उसको काट दिया अदालत ने। और जैसे ही वो जाल कटता हुआ दिखाई दिया तो पहला स्टेटमेंट आता है मरियम नवाज़ का, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, दहशतगर्द हैं, फितना है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट आता है मदीना मुनव्वरा से। आप गौर करें कि इससे पहले जब उनकी पार्टी के लोग अदालत के अंदर इस बात की गारंटी दे रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें वक्त दिया जाए, उस वक्त तक कोई नहीं बोला, उस वक्त तक बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी, क्योंकि सारे इस बात का चांस ले रहे थे कि कुछ भी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना फैसला 14 मई के इंतखाबात वाला उसको ख़त्म कर दे। लेकिन वो नहीं हुआ और इसीलिए फजलुर रहमान भी खामोश थे, बिलावल भी खामोश थे, जरदारी अदालत की तारीफ़ें कर रहे थे, सारे जो हैं वो गुन गा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि अदालत ने अपना वो फैसला बरकरार रखा है और मुज़ाकरात करने का कहा है, तो साथ ही अदालत के ऊपर अटैक शुरू हो गया, साथ ही दोबारा मौक़िफ़ आना शुरू हो गया, नहीं जी वो तो 4-3 का फैसला था, 3-2 का तो नहीं था। साथ ही कहना शुरू कर दिया जी हम तो अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते, फजलुर रहमान साहब ने, वो जी हम मुज़ाकरात करने नहीं चाहते, अदालत हमें डिक्टेट ना करे। बिलावल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर, ये लटरम पटरम सारे शुरू हो गए, रोला पड़ गया पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर। और अब इनकी क्या साजिश होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर कामयाब हो जाते तो ईद के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने की एक कोशिश करते ज़मान पार्क में, और उस कोशिश में एक लड़ाई हो जाती, क्योंकि कारकुन मज़ामत करते, अदालतों ने पहले ही मना किया हुआ है। उस मज़ामत के नतीजे में नहीं, अदालती हुक्म की गलत तशरीह करके इन्होंने अटैक कर देना था ज़मान पार्क पे, कारकुनों ने मज़ामत करनी थी और फिर इन्होंने अदालत को जाकर कहना था जी आपने तो 14 मई का फैसला मुअत्तल कर दिया हमारी सर आंखों पे, हम किन के साथ मुज़ाकरात करें, वो तो मार रहे हैं, हम किन के साथ मुज़ाकरात करें, वो तो फाशिस्ट हैं, वो तो जी अटैक करते हैं, वो तो जी रियासत को ही नहीं मानते, दहशतगर्दी करते हैं। इस किस्म की चीज़ें की जानी थी। और उसके लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया था कि अब इस तरह के लोग भी तैयार किए गए हैं मुबैना तौर पे, जो पुलिस की गाड़ियों को या पुलिस को नुकसान पहुंचाएंगे बहुत तेज़ी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर शामिल होकर। ये मुझे एक दोस्त ने कंफर्म किया था और उसने ये कहा था कि ये प्लान किया गया है और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की जो ख्वाहिश है मरियम नवाज़ की या इस्टेब्लिशमेंट की
या इनके आसपास के लोगों की उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो एक वो वाला तो सारा का सारा प्लान जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे ने उसको उड़ाकर रख दिया। अब आ रहे हैं दूसरा मनसूबा, अब क्या होगा। अब अगर मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात नतीजा खेज क्या हो सकते हैं 14 मई तक। चंद ऑप्शन हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों से जो कानूनी माहिरीन है उनसे मुलाकातें भी की हैं कि नाअहल होने से भी बचना है और अदालत के साथ किसी जंग में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन किसी भी तरह करके इलेक्शन को डिले करना है। तो ये कैसे किया जा सकता है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी जो उनसे ट्रैप हो नहीं रही। ट्रैप करने की कोशिश ये की जाएगी कि आप अदालत से थोड़ा और वक्त ले लें, हम इतनी देर में ये कर लेते हैं, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, मुज़ाकरात बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहे तो इट विल टेक टाइम और इस किस्म की चीज़ें की जाएंगी। और दूसरा ये है कि जानबूझकर मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश की जाएगी और फिर सारी जमातें बाजमात जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहेंगी कि जनाब आप बताएं हम कैसे इलेक्शन लड़ें पंजाब में। वो जमात हमसे मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहती, हम पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। पीटीआई से कुछ ऐसी डिमांड्स की जाएंगी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा नहीं करेगी या उन बातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। तो जब तहरीक इंसाफ उन बातों को नहीं मानेगी तो उसी को झगड़े का बायस बनाया जाएगा और फिर अदालत में जाकर कहा जाएगा जी तहरीक इंसाफ बात नहीं मान रही। लेकिन देखें, अदालत में जितनी ज़बान बोलने के लिए पीडीएम के पास होगी उतनी ही पीटीआई के पास भी होगी, वो भी जाकर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो आगे एक लड़ाई जैसा सिनेरियो है और इस सिनेरियो में ज़मान पार्क के ऊपर अटैक भी हो सकता है। अज़हर सिद्दीक साहब ने साबिक़ खातून अव्वल की जानिब से इमरान खान साहब की अहलिया की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को ख़त लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि अदालती हुक्म की गलत तशरीह करते हुए अगर ज़मान पार्क पे अटैक किया गया, क्योंकि पहले भी किया गया था, तो इस मामले को फिर हम अदालतों के अंदर, आला अदालतों के अंदर लेकर जाएंगे। ये वार्न किया गया है इस लेटर के अंदर जो वज़ीर आज़म को और साथ ही साथ लिखा गया है वज़ीर आला पंजाब जो निगरान है उनको। तो ये तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि ज़मान पार्क के ऊपर कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है, लेकिन अगर हुकूमत को थोड़ी सी भी अक्ल होगी तो वो मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करेगी। अक्टूबर से आगे तो वो इलेक्शन को ले जा नहीं सकते। सिर्फ उनको एक बात का आसरा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब तब्दील हो जाएंगे तो आने वाले चीफ जस्टिस से शायद वो कोई रियायत ले पाएँ या इलेक्शन को कोई 1 साल या 6 माह या कोई आगे डिले करने की कोशिश करें। लेकिन शायद वो जानते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होती है और ये मुमकिन नहीं है कि एक मुअज़्ज़िज़ जज अकेला फैसला कर ले। ये आइन के मुताबिक होगा और इलेक्शन टाइम पे करवाने पड़ जाएंगे। अगर पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा ना हुआ तो बड़ा हादसा भी लोग करवा सकते हैं। दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हमने आती हुई देखी है। यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़िद और अना के लिए पाकिस्तान को आग में झोंकना भी इन लोगों को बाद वक़्त कबूल होता है, जो लोग पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों के अंदर करते हैं। बहरहाल इस वक्त की सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात उसी जगह पर आकर फंस गए हैं और अब ईद के बाद देखेंगे कि कौन बैठता है किसके साथ और क्या बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चाल को नाकाम बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था वो बाकायदा कानून बन गया है इस वक्त, जो उसकी कानूनी हैसियत है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने उसको दोबारा वापस भिजवा दिया था। 10 दिन गुजरने के बाद 11वें दिन वो अब कानून बन गया है और इसको प्रिंटिंग के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया है कि इसको शाया कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, सदर ने इस पर 2 मरतबा दस्तखत नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था और कहा कि बिल का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सदर दस्तखत करें या ना करें अगले हुक्म तक, और ये 2 तारीख को इसकी दोबारा से जो है, अगर अदालत की जो तारीख है वो 2 मई है, अगले हुक्म तक ये एक्ट नाफिजुल अमल नहीं होगा। अब इसको जहाँ मर्जी छापें, चाहे पत्थर के ऊपर छाप दें, ये नाफिजुल अमल नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा इसको बैठकर नहीं सुनती। ये मुअत्तल तसव्वुर किया जाएगा। इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बनते ही अगले ही लम्हे अमल दरामद उसका मुअत्तल समझा जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर पहले ही अपना फैसला दे चुकी है। उधर सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट करते हुए एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए के मुताबिक उनकी जमात इमरान खान से जब मुज़ाकरात करने के ऊपर हामी भरेगी तो जिन शराइत को वो सपोर्ट करेगी उनमें एक शर्त यह है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान का नाम बिगाड़ने पर ना सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि आइंदा उनका नाम ना बिगाड़ने का ऐलान करते हुए वादा भी करें कि मैं आइंदा मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं बिगाड़ूंगा।
देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो नाम है डीजल, ये गालिबन रखा था ख्वाजा आसिफ साहब ने। ये बाद में PMLN के लोग पुकारते रहे और फिर इमरान खान साहब ने सिर्फ इस नाम को पुकारा है। ये नाम एक्चुअली ख्वाजा आसिफ साहब ने या PMLN के लोगों ने रखा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ज़्यादा गालिब इम्कान ये है कि पहली मरतबा शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने मौलाना डीजल कहकर पुकारा था फजलुर रहमान साहब को, क्योंकि इन्होंने डीजल के परमिट मुबैना तौर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हासिल किए थे और फिर औरत की हुक्मरानी पाकिस्तान में अचानक जायज़ हो गई थी। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हुकूमत अब चलने वाली नहीं है, मसले का वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है और इलेक्शन के अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते। तो इस तरीके से जमात इस्लामी जो है वो भी इलेक्शन मांग रही है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन मांग रही हैं, सिवाय PDM की उन जमातों के जो हुकूमत में बैठी हैं जिनको अपनी हार दिखाई दे रही है। यानी PMLN और फजलुर रहमान साहब का ये सबसे बड़ा मसला है। बाकी जमातों का कहीं ये छोटा मसला भी हो सकता है या उनके लिए मसला उतना संगीन नहीं होगा जितना PDM का और फजलुर रहमान साहब की और PMLN की जमात का ये मसला सबसे बड़ा है। तो नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक, और ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंटैक्ट है। आप सब लोग अपने अपने ID कार्ड्स के मुताबिक अपने अपने वोट चेक कर लें कि कहाँ बने हुए हैं और अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि ये मौका आपको बड़े लंबे अरसे के बाद मिलता है। हुक्मरानों को रोज़ मौका मिलता है आपको मारने का, आपके ऊपर महंगाई करने का, आपके बारे में गलत फैसले करने का, आपके मुस्तकबिल से खेलने का मौका उनको रोज़ मिलता है, लेकिन उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका आपको एक मरतबा मिलता है। तो अपने ID कार्ड निकाल के टाकी शाकी मार लें और मैसेजेस करके चेक कर लें। पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बता दूंगा, किसी एक वीलॉग में, कि इसको कैसे करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।